वो Okay. बॉडी का सिम्टम नहीं है। ओके, देन यूरिन एंड यूरिन, तो यूरिन में भी कलर, मैं तो कलर पे बताया आपको, कलर इज ध्यान देना है हमेशा, वाइट, येलो, फिर ऑरेंज, रेड। रेड आ रहा है मतलब आरबीसी जा रही है, आप इसको पिक करना है। ऑर्डर में भी बताया मैंने, ऑफेंसिव, प्यूरिक, लेकिन कैडावेरस होगा तो उठाना है। स्ट्रीम और फोर्स, तो स्ट्रीम में क्या रहता है और फोर्स में क्या रहता है और कंट्रोल में, तो इसमें क्या रहता है, कभी कभी आप देखे होंगे खांसते खांसते यूरिन लीक होना, या छींक आई तो यूरिन लीक होना, तो दैट इज इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, स्नीजिंग वाइल या कफिंग वाइल, ये आपको एक पिक्यूलियर मिल जाता है पेशेंट में। ठीक है, अगर आप देखोगे यूरिनेशन, स्नीजिंग वाइल, आप स्नीजिंग वेन, तो आप ये एक रूब्रिक कंसिडर ले सकते हैं, या फिर कफिंग वेन, आप ये एक रूब्रिक ले सकते हैं, कफ ड्यूरिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, यूरिन क्या हो रही है, इनवॉलेंट्री लीक हो रही है, तो इनवॉलेंट्री लीक हो रही है मतलब कंट्रोल लॉस हो रहा है, कंट्रोल लॉस हो रहा है मतलब इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, आप उसको रूब्रिक में आप उसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसीज कैसा है, दैट इज सिफिलिटिक रूब्रिक है, कभी भी कोई भी कंट्रोल लॉस नहीं होना चाहिए, कंट्रोल लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। देन स्पीड, स्पीड ऑफ द पेशेंट कैसी है, वो काम कैसा करता है, ईटिंग कैसा है, तो इम्पेशंस है, हरी है, आपको उसकी स्पीड कहाँ से पता चलेंगी, उसकी बात करने की स्पीड से, बात करने की स्पीड से पता चलेंगी, तो रूब्रिक क्या है, टॉक एसटी। ठीक है ना, तो ऐसे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। देन साइड एफिनिटी, मैंने बताया साइड आपको कंसिडर करना है, मेजर कम से कम 3 से 4 बार एक ही साइड में होना चाहिए, एक ही साइड में होना चाहिए, उसकी कंप्लेंट्स होनी चाहिए, स्कार होना चाहिए, बर्थमार्क होना चाहिए, तो अपने को उसका साइडेडनेस पता चलेगा, वेदर वो लेफ्ट साइडेड है कि राइट साइडेड है। और साइडेडनेस को इंपॉर्टेंस देना है वाइल प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक इज राइट साइडेड। ठीक है, तो आपको चेक करते रहना है कि राइट साइडेड कंप्लेंट आर्सेनिक में है कि नहीं। देन स्लीप, स्लीप इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो स्लीप हमेशा साउंड होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है स्लीप में आपके स्लीप में कोई स्टार्टलिंग है क्या, स्लीप में सबसे पहले रहता है साउंड है कि अलर्ट है, साउंड मतलब नॉर्मल, अलर्ट मतलब अलर्ट, थोड़ा सा साउंड आ गया तो उठ जाना। और स्लीप में फिर स्टार्टलिंग है क्या, या फिर दचक के उठ जाता, घबरा के उठ जाता, है ना, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है स्लीप में। स्लीप में सलाइवेशन हो रहा क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्लीप में पोजीशन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एब्डोमेन, बैक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एब्डोमेन में स्लीप हो रही होगी, ऑन एब्डोमेन है तो वो बहुत फियरफुल है। ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, आप इनको कंसिडर करना है। स्लीप में वो बड़बड़ कर रहा है क्या, मटर कर रहा है क्या, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप स्लीप में चल रहा है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर स्लीप में मटरिंग है, टॉकिंग है, टॉक है, तो क्या टॉक कर रहा है, ये आपको डायरेक्टली लेना है वाइल मेडिसिन। ओके, देन ड्रीम्स, ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप एंड ड्रीम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम्स कैसे कौनते हैं। डेली रूटीन के ड्रीम्स है, फिर वो डेली रूटीन में सभी आ गया, आप क्या कर रहे हैं, वर्क जा रहे हैं, डेली लोगों से मिल रहे हैं, तो ये जो ड्रीम्स होते हैं सोरिक ड्रीम्स, ये आपको कोई प्रॉब्लम वाले नहीं है। देन आते हैं साइकोटिक ड्रीम्स, साइकोटिक ड्रीम्स में क्या होता है, लॉस और गेन के ड्रीम होती है, या फ्यूचर और पास्ट को लेके ड्रीम्स होती है। मुझे आज ये मुझे फ्यूचर को लेके ड्रीम आ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। ठीक है, मेरा पैसा जा रहा, पैसा लॉस हो रहा, मैं आज ये बन रहा, मैं वो बन रहा, मैं ये कर रहा, साइकोटिक ड्रीम, ये भी इंपॉर्टेंट रूब्रिक में नहीं लेना है। लेकिन कुछ ड्रीम होते हैं सिफिलिटिक ड्रीम होते हैं, सिफिलिटिक ड्रीम जैसे स्नेक, स्नेक का ड्रीम सिफिलिस है।
स्नेक का ड्रीम आया मतलब क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में कोई तो भी स्लो मूविंग पैथोलॉजी है जो धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे चल के कोई तो भी डिसीज आएगी, इसलिए स्नेक के ड्रीम आ रहे हैं। क्लियरवॉयंट ड्रीम, क्लियरवॉयंट ड्रीम मतलब क्या होते हैं कि कुछ तो भी आपको किसी की डेथ दिख जाना और वो डेथ सही में आगे चल के होना, तो इसको बोलते हैं क्लियरवॉयंट ड्रीम। या फिर आपको कैसा कोई बैड इंसिडेंट दिखना ड्रीम में और वो ड्रीम सच में सही हो जाना, उसको बोलते हैं ड्रीम क्लियरवॉयंट। तो वो ड्रीम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उस ड्रीम को आपको छोड़ना नहीं है, उस ड्रीम को कंसिडर करना है। ठीक है। और कुछ ड्रीम्स होते हैं जो रिपीटेड आते हैं, तो रिपीटेड ड्रीम्स को आपको हमेशा लेना है। जैसे रिपीटेड ड्रीम, किसी को फॉलिंग का ड्रीम आता है, किसी का ड्राउनिंग का ड्रीम आ रहा है, किसी को एक्सीडेंट का ड्रीम आ रहा है, तो ये जो रिपीटेड ड्रीम्स होते हैं आ रहे हैं, तो वो ड्रीम आपको कंसिडर करना है व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, और वो मेडिसिन लेनी ही है। ओके, तो ये कंसिडर करना ही है। 1 मिनट गाइस। तो ड्रीम्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी रिपीटेड ड्रीम आ रहा होगा तो आपको वो कंसिडर करना ही है। ओके, देन फिजिकल सेंसिटिविटी, फिजिकल सेंसिटिव टू सन, नॉइज, लाइट, टाइट क्लोथिंग, टच, परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, एटमॉस्फेरिक चेंज। ठीक है, कोई एलर्जिक है सिंथेटिक किसी चीज को, तो ये सेंसिटिविटी आपको, फिजिकल सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है केस टेकिंग में। इसमें ट्रैवलिंग में भी आता है, नौशिया, वोमिटिंग, अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो इम्पोर्टेंट है, आपको वो कंसिडर करना है। और हर सेंसिटिविटी का एक इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे आपको टच सेंसिटिविटी मिलेंगी, टच मतलब टच करना है, फिजिकली टच करना है, तो आपको माइंड लेवल पे भी मिलेगा कि मेरे को टच करना पसंद नहीं है, मेरे को कुछ बताया हुआ पसंद नहीं है। जैसे मैंने किसी को टच किया, यार अपने को कल जाना है, तो वो टच करना पसंद नहीं है। तो टच अगर फिजिकल में है तो माइंड लेवल पे भी आपको टच मिलेगा। ओके, तो फिजिकल सेंसिटिविटी या जनरल सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है वाइल सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, आप उसको कंसिडर करना है। Okay. सर ये मोशन सिकनेस, कार सिकनेस, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना, मतलब उसको किस, अगर वो है पेशेंट में और वो उसी कंप्लेंट के लिए पेशेंट अगर आया है तो अपन क्या, कैसे मतलब अप्रोच रहेगा? देखिए, मोशन सिकनेस, कार सिकनेस का इम्पोर्टेंस क्या है, जब पर्सन अपने घर से दूर जाता है तो उसको मोशन सिकनेस या कार सिकनेस होता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रहता है कि उसको अपने घर से दूर जाना नहीं है। ठीक है, पहली इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि अपने घर से जाना नहीं है। मैं अपने, वो क्या रहता है, दैट इज होम सिक रहता है पेशेंट। ठीक है, दैट इज होम सिक, और ही इज होम सिक का मतलब ही यही होता है कि उसको फैमिली से लव चाहिए या फिर फैमिली वालों का अटेंशन, क्लोज वन चाहिए, इसीलिए उसको, दैट इज होम सिकनेस, लव सिकनेस होता है, सीधा सीधा, सिंपल सिंपल। तो ही डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज होम, इसलिए उसको नौशिया और वोमिटिंग चालू होता है। क्योंकि नौशिया वोमिटिंग मतलब क्या होती है, दैट इज डिसगस्ट, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है तो मैं वोमिट करूंगा, मुझे अपने घर से दूर जाना पसंद नहीं है इसलिए मैं वोमिट करूंगा। इसीलिए आप देखोगे जितने भी मेडिसिन आपको ट्रैवलिंग सिकनेस, होम सिक में इसमें मिलेंगी, सब लव सिकनेस वाली मेडिसिन है। लव सिकनेस मतलब दैट इज लव सिक वाली मेडिसिन है कि उनको लव चाहिए, इसीलिए उनको नौशिया, ट्रैवलिंग में नौशिया वोमिटिंग मिलेगा। सर ये सिम्टम्स में एजम वाइज देखे तो क्या होगा सर? देखिए, नौशिया और वोमिटिंग, नौशिया इज ऑलवेज साइकोसिफिलिटिक और वोमिटिंग इज सिफिलिटिक। ठीक है ना, तो नौशिया इज साइकोसिफिलिटिक, वोमिटिंग इज सिफिलिट। तो आपकी मेडिसिन से सबसे पहले वोमिटिंग ठीक, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया तो उसका सबसे पहले वोमिटिंग ठीक होना चाहिए। ठीक है। एंड सर इसको अपन एज अ डायरेक्ट रूब्रिक ले सकते हैं कि जब हमको प्रिस्क्राइब करना है इस सिम्टम्स के अगर लिए? अगर वो उसको सिंस चाइल्डहुड है या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से है तो आप उसको वाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन आप ले सकते हैं। ओके, एंड अगर बच्चों में ही है सर तो बच्चों में ही है तो भी आप ले सकते हैं।
चाइल्डहुड में ले सकते हैं। लेकिन अगर वो फ्यू टाइम के लिए था, बाद में चला गया, तो आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ओके सर। तो क्लोथिंग भी आपको कंसिडर करनी है, फिजिकल सेंसिटिविटी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ओके, और एटमॉस्फेरिक चेंज आपने देखे होंगे, क्लाउडी वेदर एग्रावेशन होगा, कुछ रूमेटिक कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, तो आप क्लाउडी वेदर एग्रावेशन एज अ रूब्रिक भी ले सकते हैं। तो फिजिकल सेंसिटिविटी के सारे आप रूब्रिक में कंसीडर कर सकते हैं, बट अनटिल एंड अनलेस वो उसको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से होनी चाहिए। दूसरी चीज वो उसके इननेट से होनी चाहिए, मतलब सिंस चाइल्डहुड से होनी चाहिए। जैसे टाइट क्लोथिंग उसको पहले से होनी चाहिए। जैसे ओफीडिया प्रिस्क्राइब करते हैं तो अपन क्या चेक करते हैं, उनको टाइट क्लोथिंग का प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेकिन टाइट क्लोथिंग उसको अभी अभी आया होगा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसका अडाप्टेशन है, उसको नहीं है। जैसे आप देखोगे अस्थमैटिक पेशेंट को कि टाइट क्लोथिंग का प्रॉब्लम रहता ही है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देन सेंसेस। तो सेंसेस में आपको विजन, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, ये एक्यूट है सर एक तो इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, हेलो। सेंसिटिविटी एकदम वापस। सेंसिटिविटी इज वो किस चीज के सेंसिटिव है, आपको वो चीज ध्यान देखनी है, वेदर इट इज सन के लिए, नॉइस के लिए, लाइट के लिए। तो जो सेंसिटिविटी होती है वो उसके मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टिश्यू को, सेल को अफेक्ट करने वाली सेंसिटिविटी होती है। तो आपको ये कंसिडर करनी है इफ सिंस वो बर्थ से है, चाइल्डहुड से है। जैसे एग्जांपल आपने मेटालिक एलर्जी देखी होंगे, तो किसी को रहता है कि जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने तो आप पे क्या होगा, पस्चुलर इरप्शन आ जाते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि उस पर्सन को मेटालिक एलर्जी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से इरप्शन है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि वो पर्सन कैसा है कि कोई भी चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता है, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, उसकी बॉडी रिवोल्ट कर रही है, तो उस पर्सन की टेंडेंसी ही रिवोल्ट करने की रहती है। ओके, जैसे टच एवर्जन है, तो मैं फिजिकली किसी को टच एवर्जन बहुत अच्छा लगता है, और किसी को जैसे मतलब कोई कंप्लेंट है तो टच करने से बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। और किसी को टच करने से वो, किसी को टिकलिंग होती है बहुत जल्दी, या फिर किसी को टच किया तो बहुत गुस्सा आ जाता है, कोई अननोन पर्सन ने टच किया तो बहुत गुस्सा आ जाता है। तो दैट इज टच एवर्जन। मतलब क्या है, उसके माइंड में भी टच एवर्जन है। दैट इज, अगर उसको कुछ बताया गया है कि ये टाइम पे ये करना है तो उसको पता रहता है, तो उसका रहता है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दैट इज ऑल्सो अ टच एवर्जन। ओके, तो ये सारी चीजें, ट्रैवलिंग जैसे मैंने नौशिया वोमिटिंग बताया, तो ये सारी चीजें आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और सिंस चाइल्डहुड होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं, या फिर बाद में अडाप्टेशन में नहीं आनी चाहिए। ओके, देन सेंसेस। सेंसेस आपके विजन, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, ये सेंसेस अगर एक्यूट होंगे, आपको किसी चीज का बहुत जल्दी पता चलता होगा तो इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर बहुत डल है या ब्लंट है तो भी इम्पोर्टेंट है, कि पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज में, सेंसेस में, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब किसी चीज का भास होना, आभास होना, कुछ चीज महसूस होना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल भास, मतलब ऐसा लगता है कि कोई तो भी मुझे फॉलो कर रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई तो भी मेरे पीछे खड़ा है, इम्पोर्टेंट। या फिर कोई मेरे पे नजर रखा है, इम्पोर्टेंट। या फिर ऐसा लगना कि पर्दे के पीछे कोई है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कॉर्नर्स में से चूहा दौड़ रहा है। तो ये सारे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी को भी कुछ भी अनयूजुअल महसूस होना, जैसे मैंने बताया कि उस पेशेंट को महसूस होता था कि कोई भी ऐसी बड़ी दीवार दिखेंगी मेरे पे गिर रही, तो दैट इज उसका परसेप्शन है, एक्स्ट्रा परसेप्शन है, तो ये भास हो रहा है उसको। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 100% उसको कवर करना ही करना है वाइल प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन। और आप ये एज अ चीफ रूब्रिक भी ले सकते हैं, एज अ चीफ रूब्रिक भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिफिलिटिक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेंसरी है। अपने बॉडी में एक्स्ट्रा सेंसरी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है, इसीलिए वो सिफिलिटिक साइन है, आपको कंसिडर करना ही है। ओके, सर हाउ इट डिफर फ्रॉम क्लेयरवेंस?
क्लियरवॉयंसी में मैम, क्लियरवॉयंसी के अगर आप देखोगे तो वो ड्रीम में आ रहा है क्लियरवॉयंस, ठीक है ना। ड्रीम में आ रहा है, मेरे को सपना ऐसा आया कि कोई तो भी लाल शर्ट पीला पैंट का आदमी बाइक से जा रहा है और कल जाके उसका एक्सीडेंट होगा और उसकी डेथ दिखी मेरे को, और 2 दिन बाद मैंने न्यूज में पढ़ा कि सेम आदमी का एक्सीडेंट हुआ, तो दैट इज ड्रीम क्लियरवॉयंट। ओके, और एक है माइंड क्लियरवॉयंट भी है। रूब्रिक में अगर आप देखोगे तो एक माइंड क्लियरवॉयंट भी है और एक ड्रीम क्लियरवॉयंट भी है। सो उसी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कब लेना है अपने को माइंड एंड कब ड्रीम क्लियरवॉयंट? तो मैंने ड्रीम का तो बताया कि ड्रीम का आपको कब लेना है, दैट इज जब सपना आया और सपना आया, एग्जैक्टली। और माइंड क्लियरवॉयंस कब लेना है आपको? माइंड क्लियरवॉयंस ऐसा लेना है कि जैसे मैं बैठे बैठे आया और मुझे कुछ ये आया, परसेप्शन आया, थॉट बोलने से अच्छा कुछ तो भी थॉट आया, और वो थॉट कुछ 1 दिन बाद 2 दिन बाद सच में हो गया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्लियरवॉयंस। लेकिन याद रखिएगा, जो क्लियरवॉयंस है ना, वो हमेशा बैड और बुरी चीजों के लिए ही आता है, जैसे डेथ, एक्सीडेंट, कुछ तो भी मेजर ट्रॉमा, ऐसा ही दिखेगा तो ही आपको क्लियरवॉयंट लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। या फिर अगर आपको कुछ अच्छी चीजें दिखती है तो अच्छी चीजें आए तो वो क्लियरवॉयंट नहीं है, ओके, बुरी चीजों को ही कंसिडर करना है। तो दैट इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की तरफ आपको ध्यान देना है कि कोई भास है क्या, आभास है क्या। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये मिलेगा, और ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप पूछोगे तो इसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस तवज्जो देना है while prescribing the medicine. Okay. Then हैबिट्स में आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, चेविंग टोबैको, तो कुछ डिसीज उसके वजह से है क्या वो आपको पता चलेगा। देन सेक्सुअल हिस्ट्री, अगर आपको पेशेंट का ट्रू नेचर पता करना है तो आपको उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री लेना है। सेक्सुअल हिस्ट्री निकालना ये बहुत ट्रिकी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो मिलती नहीं है। अगर आप सेक्सुअल हिस्ट्री निकालने में अगर आपको पेशेंट सेक्सुअल हिस्ट्री देता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, और आपको वो सेक्सुअल हिस्ट्री से आपके बहुत सारे क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। दैट इज उसके मॉरल्स पता चलता, उसका विल पता चलता, उसका बिहेवियर पता चलता, वो कैसा है। तो सेक्सुअल हिस्ट्री इज, अगर आप निकालने में सक्सेसफुल रहे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता चल जाते हैं, और आप सेक्सुअल हिस्ट्री अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, और मोस्ट ऑफ द वाइस एंड वर्सा केसेस में तो मिलती नहीं है। ओके, देन इंपॉर्टेंट आता है माइंड। तो माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है, अब मैंने बताया कि अपने को इन केसेस में क्या लेना है। तो इन केसेस में मैंने आपको बताया आपको लेनी है हिस्ट्री, माइंड हिस्ट्री लेनी है। तो हिस्ट्री में अपन हिस्ट्री क्यों लेती है, क्योंकि अपने को हिस्ट्री में से क्या लेना है, इंटेलेक्ट देखना है उसका कैसा है, उसका मॉरल्स देखना है कैसा है, पेशेंट का विल देखना है कैसा है, और उसका बिहेवियर देखना है कैसा है। ओके, तो आपको जो हिस्ट्री लेनी है वो चाइल्डहुड हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि वो बचपन में जैसा था वो उसके प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। बाद में क्या हो जाता है, बाद में वो चीजें अडेप्ट हो जाती है, वो सीखी हुई जाती है, तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल, बचपन में वो डरपोक था, ठीक है ना, तो अभी क्या कर रहा है, वो अपना डरपोकपना छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता है कि वो आपको वो डरपोकपना दिखेगा नहीं। तो इसीलिए आपको उसके चाइल्डहुड हिस्ट्री लेनी है। तो चाइल्डहुड में आपको क्या लेना है, उसका बचपन कैसा था, उसके फ्रेंड्स कितने थे, उसका नेचर कैसा था, उसके सिबलिंग्स के साथ कैसा बिहेवियर था, बाकी लोगों के साथ उसका नेचर कैसा था, पेरेंट्स के साथ उसका नेचर कैसे था, उसका एजुकेशन में कैसा था, एजुकेशन में उसकी मेमोरी कैसी थी, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, ये सारी चीजों से उसका अप्रोच कैसा था, एल्डर्स के साथ, यंगर्स के साथ, एनिमल्स के साथ। ओके, इन सारी सब चीजों से आपको बहुत पिक्यूलियर पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो एक्सप्रेसिव है, बचपन में एक्सप्रेसिव था, नॉन एक्सप्रेसिव है ना, तो वो ज्यादा बातों नहीं करना था, इजीली लोगों के पास चला जाता था, नहीं जाता था,
ठीक है, या फिर चुप बैठा था, शांत बैठा था, गेस्ट आते तो एक कोने में चला जाता था। इन सब से आपको उसका नेचर पता चलेगा। उसका इंटेलेक्ट कैसे पता चलेगा? मैंने जैसे बताया कि स्टडीज में कैसा था, खुद से पढ़ाई करता था, नहीं करता था, उसको कितना समझ में आता था, एक बार में समझा हुआ समझ में आता था कि नहीं आता था, या फिर भूल जाता था। ओके, ये सारी बातें उसके हिस्ट्री में मिलेगी। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्डहुड हिस्ट्री लेनी है। चाइल्डहुड हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि वो डिलीजेंट है कि नहीं है, कि नॉन डिलीजेंट है। एग्जाम्पल कि पहले मेरे को पढ़ाई करने में इच्छा नहीं होती थी, कुछ ध्यान नहीं देता था, मैं खेलने में मस्त था, ठीक है, तो पर्सन कैसा है? नॉन डिलीजेंट है। बट बाद में 12वीं के बाद मेरे को लगा कि पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं मेहनत करता था, पढ़ता था, बाद में वो डिलीजेंट हुआ। तो दैट इज पेशेंट कैसा है? ये अडाप्शन, ये अडाप्टिव बिहेवियर उसका। तो अपने को अडाप्टिव बिहेवियर नहीं चाहिए, अपने को कैसा बिहेवियर चाहिए? ओरिजिनल बिहेवियर चाहिए। तो ओरिजिनल बिहेवियर अपने को बचपन में ही मिलेगा। तो बचपन में मिलेगा तो अपने को चाइल्डहुड हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, चाइल्डहुड हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस है, ठीक है ना। तो जैसे कंसेंटियस है कि नॉन कंसेंटियस है, तो एग्जाम्पल कैसा है कि बचपन में कुछ भी हुआ, झगड़ा हुआ, तो मैं सामने वाले को बोल देता था, तो फिर वो बड़ा रहे छोटा रहे, मेरे दादाजी ने भी मेरे को डांटे, मेरे पिताजी ने भी डांटे, तो मैं उसको उनको उल्टा रिप्लाई दे देता। तो दैट इज पर्सन कैसा है? नॉन कंसाइंस वाला है, इंसोलेंस है। तो आपको फिर बाद में मेरे को समझा बड़े होके कि नहीं, अपने बड़ों को, अपने पिताजी को रिप्लाई नहीं देना चाहिए। दैट इज अडॉप्टिव बिहेवियर। लेकिन बचपन में कैसा था वो इंपॉर्टेंट है। अपने को चाइल्डहुड बिहेवियर या इननेट बिहेवियर, इसी को क्या बोलते हैं? इननेट बिहेवियर। अपने को यही इननेट बिहेवियर के ऊपर ध्यान देना है, ना कि अडॉप्टिव बिहेवियर के ऊपर। ओके, तो उसका मॉरल कैसा रहेगा? बैड मॉरल रहेगा अगर वो बड़ों को रिप्लाई दिला। वही अगर बड़ों की बात मान रहा, सुन रहा, वो बड़े जैसा बोल रहे वैसा करेगा, तो उसका बिहेवियर कैसा है? दैट इज मॉरल कैसे? उसके गुड मॉरल है, दैट इज कंसेंटियस है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दे रहा है। मेमोरी का मैंने बताया कि मेमोरी में कैसे देखना है कि उसको पढ़ाया हुआ याद रहता नहीं रहता, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, रिकलेक्टिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या, बार बार पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, तो ये उसके अपने को मेमोरी पता चलेगी। देन विल, विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल है कि वीक विल है। तो स्ट्रॉन्ग विल है कि वीक विल है कैसे पता चलेगा? कि वो कोई भी बैड सिचुएशन आ रही है उसमें क्या कर रहा। जैसे झगड़ा हो गया तो झगड़े में भाग जा रहा घर, चला जाता घर, दोस्तों को बुला रहा मारने के लिए, वो कैसा विल है? खुद वीक विल है, इसलिए दोस्तों को बुला रहा, ठीक है। या फिर खुद अकेला लड़ रहा, फाइट कर रहा, तो उसका विल कैसा है? करेजियस है। बड़ा रहे छोटा रहे उनको जवाब दे रहा, तो विल कैसा है? स्ट्रॉन्ग विल है, ठीक है। तो कुछ करना है तो करना ही है, जिद्दीपना है, परसिवरेंस है, पर्टिनासिटी है, तो विल कैसा है? स्ट्रॉन्ग विल है। वही मैं कैसा बोलूं, कैसा करूं, सामने वाले को क्या लगेगा, तो उसका विल कैसा है? टिमिड है, वीक विल है। तो इन सब इंसिडेंट से आपको क्या मिलेगा? उसका विल, इंटेलेक्ट, मॉरल बिहेवियर पता चलेगा। और साथ साथ में आपको उनके नेचर की तरफ देखना है, वेदर हॉटी है, सार्कास्टिक है, कंटेम्पचुअस है, ठीक है। सार्कास्टिक मतलब क्या है? उसका विल कैसा है? वीक विल है, वो बोल नहीं सकता, तो सार्कास्टिक मतलब टॉन्ट मारेगा, टॉन्ट मारेगा दूसरों को। तो टॉन्ट मार रहा मतलब सार्काज्म कर रहा, तो ये उसका डिस्पोजिशन है, नेचर है टॉन्ट मारने वाला। ओके, या फिर हर बार छोटी छोटी बात पे झगड़ना है, तो दैट इज कॉरल्जम बिहेवियर है। तो वो कैसा नेचर का था, कैसा बिहेवियर है उसका दोस्तों के साथ, आजू बाजू के साथ, बैड सिचुएशन में वो कैसा कर रहा, क्या कर रहा, ये सारी चीजें अपने को उसकी मेंटल हिस्ट्री में पूछनी है। तो मेंटल हिस्ट्री में फिर पूछने के साथ साथ उसको सिबलिंग के साथ कैसा है, सिबलिंग को अगर दिया, मैं तेरे को नहीं दिया, तो फिर कैसा था, झगड़ा होता था क्या, कौन बोलता था, कौन नहीं बोलता था, या फिर सिबलिंग के साथ बहुत अफेक्शन है, सेंटिमेंट्स है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में मिलेंगी। उसका इमोशनल पार्ट कैसा है, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में लेनी है। देन फैमिली के टूवर्ड्स कैसी उसकी एंजाइटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में एज अ पूछनी है। तो अटैचमेंट किससे है? मदर से, ब्रदर से, फैमिली में से, क्यों है, किस रीजन की वजह से है, ठीक है।
या फिर वो पैसे के पीछे ही भाग रहा, नेम फेम के पीछे ही भाग रहा। आपको ये सारी चीजें देखनी है कि उसका क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, बचपन में डर किस बात का है, पर्टिकुलर फियर किस बात के है, तो आपको यहाँ पे इननेट फियर लेने हैं। मतलब जो बचपन में डरता था वही उसके इननेट फियर है। तो जैसे बचपन में किसी को पानी का डर लगता, डॉग का डर लगता, वाटर वेल का डर लगता, डार्क का डर है, तो ये फियर्स आपको कंसिडर करने हैं। ओके, देन जैसे मैंने बताया कि सोरिक डिसीज आई तो सोरिक कॉज उठाने हैं, एलिमेंट फ्रॉम। साइकोटिक कॉज उठाने के लिए आपको इन सबके डिस्पोजिशन उठाने हैं। और सिफिलिटिक कॉज आपको सिफिलिटिक डिसीज की, जैसे सडन जॉय, सडन पैनिक, ऑनर वुंडेड, ठीक है, फिजिकल ट्रॉमा। तो सिफिलिटिक कॉज में आपको सिफिलिटिक डिसीज में सिफिलिटिक कॉज उठाने। ओके, देन मैंने सबसे पहले बताया था कि ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट कैसा है, क्या है, और उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, दैट इज एनालिसिस करते। तो एनालिसिस में क्या लेते हैं, दैट इज फिजिकल मेकअप एनालिसिस करते हैं उसका। देन उसका मेंटल मेकअप एनालिसिस करते हैं, दैट इज एक्सप्रेसिव कैसा है, एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव है कि नॉन एक्सप्रेसिव है, विल उसका स्ट्रांग है कि वीक है, मॉरल गुड है कि बैड है, इंटेलेक्ट गुड है कि बैड है, इमोशनल सेंसिटिविटी है कि नहीं, इमोशनल है, सेंसिटिविटी किस कैसी है, अटैचमेंट किससी है, बेसिक नेचर क्या है, थर्मल थर्स्ट डिजायर। फिर तो अपन थर्ड पॉइंट में लेते हैं फिजिकल जनरल मेकअप। ओके, देन डिसीज मेकअप, रिएक्शन एंड डिफेंस, जर्नी ऑफ डिसीज, कुछ पिक्युलर मिल रहा है क्या, देन माइजम, कोणते माइजम में है पेशेंट। इन 7 चीजों को मिला के देन अपन पेशेंट को क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इन 7 में से आपको जहां आप पे मिलता है उसको पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। दैट इज, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम। क्यों जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलिमम, क्योंकि जो भी फैक्टर आ रहे हैं जैसे स्ट्रक्चर, फीचर, कलर, थर्मोरेगुलरिटी, वाटर रेगुलरिटी, नॉन डिसीज नेचर, टॉलरेंस, इमोशन, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, जीन से आ रहे हैं। जीन्स मतलब डीएनए से आ रहे हैं। इसी को अपन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलिमम मिलते बोलते हैं। ओके, तो कोई भी अगर एंट्री पॉइंट्स ड्रग पिक्चर में देनी है तो क्या देखते हैं अपन, ड्रग पिक्चर, स्ट्रॉन्ग रूब्रिक, दैट इज मैंने बताया स्ट्रॉन्ग रूब्रिक किसका लेना है, दैट इज ईएसपी का। ईएसपी मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये 100% उठाना है आपको, ठीक है। देन बिहेवियर, पिक्यूलियर बिहेवियर, देन अगर सोरिक डिसीज है तो एलिमेंट फ्रॉम, थर्मल थर्स्ट, ब्रेन डोमिनेंस एंड फिजियोग्नोमी। तो फिजियोग्नोमी अपन लेंगे आगे, बट आइडल ड्रग पिक्चर के लिए ये सारी चीजें कंसीडर करना जरूरी है। ओके, सो अभी तक किसी को कोई पॉइंट नहीं समझा। देयर आर पीपल हु आर वेरी गुड मॉरली इन चाइल्डहुड बट लेट इन विल बिकम करप्ट, व्हाट इज टू बी कंसीडर गुड और बैड। मैम अगर मॉरली करेक्ट है तो वो फिर उसका ये जो है लेटर ऑन वो क्या हो रहा है, अडेप्ट हो रहा है। तो अपने को ऐसी मेडिसिन चाहिए जो पहले गुड मॉरल की थी, तो गुड मॉरल ही कंसीडर करना है। इज नॉट सेंसिटिविटी मोर फॉर सोरिक और सोरोसिफिलिटिक, यस सेंसिटिविटी इज सोरिक एंड सोरोसिफिलिटिक, दैट इज इसी को बोलते हैं हाइटेंड सिफिलिस, दैट इज एक्साग्रेशन सिफिलिस में जाता है अगर सोरोसिफिलिटिक होगा तो इसीलिए सोरोसिफिलिटिक केसेस में, मैं जैसे अभी आगे अपन सीरीज में देखेंगे, सोरोसिफिलिटिक केसेस या फिर एक्साग्रेशन वाले केसेस में अपने को सेंसिटिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। जैसे हर केस टेकिंग में हर एक चीज को पैरामीटर को इंपॉर्टेंट रहता है,
वैसे एक्साग्रेशन सिफिलिस में, अभी एक्साग्रेशन सिफिलिस क्या होता है, जिसमें सोरोसिफिलिटिक डिसीज है। सोरोसिफिलिटिक डिसीज मतलब कौन सी, जैसे हाई ग्रेड फीवर, तो हाई ग्रेड फीवर में सेंसिटिविटी सेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्स्पिरेशन, तो पर्स्पिरेशन का क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, पर्स्पिरेशन का स्टेनिंग का कलर, तो कलर में व्हाइट स्टेन येलो स्टेन नॉर्मल है, ठीक है, व्हाइट स्टेन या नोसोरिक, येलो स्टेन साइकोटिक, लेकिन ग्रीनी स्टेन है, ब्राउनिश स्टेन है या फिर रेडिश स्टेन है तो ये पिक्यूलियर हो जाता है। ब्राउनिश, ब्लैकिश और रेडिश स्टेन ये शो करता है कि आपके पर्स्पिरेशन से ब्लीडिंग हो रही है, तो इट इज पिक्यूलियर, आपको वो कंसिडर करना है, ये ब्लीड हो रहा है, ये कंसिडर करना है। ओके हाँ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ जर्किंग इन स्लीप, तो जर्किंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पेशेंट जर्किंग है तो इट मीन्स दैट पेशेंट कैसा है, दैट इज उसको पेशेंट को बोलते हैं एक्साइटेबल या फिर नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट है, जिसके कारण उसको जर्कीनेस ऐसा सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो जर्कीनेस अगर स्लीप में आ रहे हैं तो आपको वो चीज कंसिडर करना है, कंसिडर मतलब रूब्रिक में लेना ही है, क्योंकि ये उसकी बॉडी का टेंडेंसी है। क्यों जर्क आ रहे हैं, जर्क मतलब जैसे जर्क आ रहे हैं, कुछ मसल ट्वीच हो रहा है ना, तो उसकी जो मेडिसिन है ना वो उस टाइप की रहेगी, नर्व वाली मेडिसिन रहेगी, तो उस पेशेंट को नर्व कंप्लेंट बहुत इजीली रहते, या स्टार्टलिंग है तो ये कंसिडर करना है। तो स्पेशली अगर आप देखोगे जो कोमेटस कंडीशन है, सिफिलिटिक स्टेज है, उसमें जर्कीनेस को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जर्कीनेस इज अ हायर ग्रेड ऑफ सिफिलिस। अगर आपको जर्कीनेस कोई पार्ट का मिल रहा है तो आपको वो कंसिडर करना ही करना है, उसको छोड़ना नहीं है, आपको वो रूब्रिक में लेना ही है, क्योंकि मेडिसिन उसी में है। और जर्कीनेस क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके जो नर्व्स है, सिनेप्स है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसलिए कुछ पार्ट्स में आपको जर्कीनेस मिल रहा है, तो आपको वो कंसिडर करना ही 100%। सर हाँ मैम। सर एक पेशेंट है, सीन ऐसा है कि जब भी उसको स्ट्रेस होता है या फिर मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेस वगैरह होता है तो सिर्फ उसको राइट लोअर लिम्ब में जर्किंग होता है, जर्किंग या फिर इनवॉल्टरी मूवमेंट्स काइंड ऑफ, मतलब ट्रेमलिंग वगैरह ऐसे। एंड ये उसको काफी एज से है, मतलब शी इज नाउ 42 years, बट उसको स्टार्ट हुआ था एट द एज ऑफ 11 year। एंड इनिशियली इट वाज वेरी मतलब फ्रीक्वेंसी वाज, इंटेंसिटी वाज वेरी लो कि उन्होंने उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया। आफ्टर एट द एज ऑफ 22 years शी स्टार्टेड टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन। तो सर इसके लिए पर रूब्रिक क्या लेंगे, मतलब हम जर्कीनेस ले सकते ना डायरेक्ट, डायरेक्ट जर्किनेस? हाँ जर्कीनेस, आप कौन से पार्ट का जर्क हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे एक्सट्रीमिटी में जर्क्स है, जर्किंग लीजिए जर्कीनेस का, आपका ये रूब्रिक ले सकते हैं आप, ठीक है। उस जर्नी जर्किंग का एक्सट्रीमिटी में लाइंग वाइल है, मेंसेस वाइल है, मोशन वाइल है, या फिर पैरालाइज पार्ट में जर्कीनेस है, ठीक है ना। तो आपको जर्कीनेस कहाँ पे है, आप ये डायरेक्ट रूब्रिक ले सकते हैं, ठीक है तो ना। इसका अपन माइंड के साथ में कैसे ये करेंगे, जब भी उसको स्ट्रेस होता है, मतलब जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, या फिर अभी तो ऐसा है कि जब भी पैर को धक्का भी लगा तो भी उसके मोमेंट्स बढ़ जाते हैं, या फिर थोड़ा आवाज भी जोर से आया तो उसको वो इनवॉल्टरी मोमेंट्स होते हैं। हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे हैं तो आपको वो कंसिडर करना ही करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, उसका जो नर्व्स है वो हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर एक्टिव है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसको जर्कीनेस आ रहा है, तो आपको जर्कीनेस को कंसिडर करना ही है, क्योंकि पेशेंट कैसा है, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ही या उसकी मेडिसिन ही नर्व वाली है। जैसे जैसे आप ये देखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम मतलब कालीस, काली कार्ब, काली ब्रोम, का कॉस्टिकम, ठीक है ना, काली मूर, काली फॉस, ये कैसी मेडिसिन है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाली मेडिसिन है, आपको जर्किनेस यहाँ पे मिलेगा, इसलिए कालीज में आपको ट्विचिंग मिलेगा, टिकलिंग मिलेगा, जर्किनेस मिलेगा। जैसे एगारिकस है तो उसमें जर्किंग, ट्विचिंग, ये सारी चीज मिलेगी। तो मेडिसिन कैसी है, दैट इज पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर या नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन है, नर्व इफेक्शन वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड सर मैजन इसमें सोरा ही आएगा ना?
सोरोसिफिलिस इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है तो सिफिलिस में जाएगा। बिकॉज पैथोलॉजी एमआरआई ईईजी सब नॉर्मल है, सो पैथोलॉजी एज सच है नहीं, बट नॉन इन्वॉल्वमेंट है। आप कंसीडर कीजिए, अगर पैथोलॉजी नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए रूब्रिक। अगर सपोज पैथोलॉजी आई है कोई, उसके बाद आ रहा होगा तो फिर अपने लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन विदाउट पैथोलॉजी इट्स 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको कंसीडर करना ही है, रूब्रिक्स में आपको उसको लेना ही है, क्योंकि उसकी मेडिसिन उसी में। इफ अ पर्सन टॉकिंग इन स्लीप इज नॉर्मल और एबनॉर्मल विच स्टार्ट सडन इन 40 ईयर ऑफ एज, अगर नींद में बड़बड़ा रहा है तो इट इज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल। फिर वो कोई भी एज हो, चाइल्ड हो या फिर ओल्डर एज में हो, तो ये टॉकिंग अच्छी बात नहीं होती है। आपको स्लीप में अगर एक पेशेंट में आ रहा है ऐसा कुछ, तो आपको वो कंसिडर करना ही है एज अ आपके रूब्रिक में, और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी ही है अनटिल एंड अनलेस उसको कोई पैथोलॉजी नहीं आ रही। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि आपको कभी क्रॉनिक डिसीजेस है और क्रॉनिक डिसीज में आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, तो आपको स्लीप और ड्रीम, ये दो चीजों को आपको, और ईएसपी, ये तीन चीजों को आपको कंसिडर ही करना है, क्योंकि ये तीन चीजें क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उसमें आपको जल्दी, आपकी बॉडी जल्दी, आपका बॉडी जल्दी लूज होगा मतलब जल्दी सिफिलिस आएगा, मतलब जल्दी डिस्ट्रक्शन वाली चीजें दिखेगी। तो आपको ये चीजें इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में कुछ तो भी बड़ी डिसीज प्रोड्यूस होने वाली है, तो आपको इसको पिकअप करना है और पिकअप करके छोड़ना नहीं है। ठीक है। इन अल्कोहल्स ऑल्सो, अल्कोहल में नहीं, अल्कोहल में एबनॉर्मल नहीं रहेगा, अल्कोहल में तो एबनॉर्मल नहीं है, वो तो इंड्यूस है। अल्कोहल में इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इंड्यूस है। अगर देखिए आप किसी, जैसे कोई इंड्यूस्ड वाली चीजें आती है, जैसे आप किसी ने गांजा पिया, गांजा या अफीम लिया या फिर कोई ड्रग लिया, तो आपको पता होगा गांजा या फिर लेने के बाद क्या होता है, कोई भी एक इमोशन हाइटेंड हो जाता है। अगर वो एंगर में है तो गुस्सा ही करेगा, या वो हंस रहा है तो हंसते ही रहेगा, रो रहा है तो रोते ही रहेगा। ये क्या है, ड्रग इंड्यूस है, अल्कोहल इंड्यूस है। कोई चीज इंड्यूस आ रही है तो उसको इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अपने को क्या चाहिए, कोई भी सिम्टम जीन्स से आना चाहिए, डीएनए से आना चाहिए। ठीक है। तो आपको ये वेरीफाई करना है। जैसे एग्जांपल, किसी को अंधेरे का डर है, और अंधेरे का डर है क्यों है, क्योंकि बचपन में उसके साथ ऐसा हुआ था कि दोस्तों ने उसको डराया, इसलिए अंधेरे का डर है। बट क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ इसलिए डर आया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुत्ते ने मेरे को काट लिया था एक बार, इसलिए मेरे को कुत्ते का डर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको इनबिल्ड कुत्तों का डर रहना चाहिए, इनबिल्ड अंधेरे का डर रहना चाहिए। ठीक है। तो जो इनबिल्ड वाली चीजें है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, विदाउट इनबिल्ड वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। तो अल्कोहल के बाद अगर आ रहा होगा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉइज सेंसिटिविटी, नॉइज सेंसिटिविटी क्या होती है, नॉइज में भी है ना, जो नॉइज सेंसिटिविटी होती है वो सबसे पहले सोरिक होती है, देन उसमें भी सोरोसिफिलिटिक सेंसिटिव होती है। अभी नॉइज सेंसिटिविटी में अगर आप देखोगे, कुछ सेंसिटिविटी है ना, जैसे एक होती है श्रिल नॉइज सेंसिटिविटी। श्रिल नॉइज मतलब क्या होता है, छोटा सा भी ऐसे कट कट की आवाज भी आई, छोटा सा भी आवाज आई तो गूज बम्प आ जाना, या फिर आपको सेंसिटिव टू श्रिल नॉइज, ये सिफिलिटिक सेंसिटिविटी है, मतलब छोटी सी भी कर्कश आवाज की आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो इट इज सिफिलिटिक सेंसिटिविटी। अभी नॉइज सेंसिटिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो टॉलरेंस है वो बहुत ज्यादा लेस है। ठीक है ना, इसीलिए नॉइज सेंसिटिविटी आती है। और नॉइज सेंसिटिविटी के साथ आपको आता है मोस्टली इरिटेशन। इरिटेशन किस बात का, दैट इज अगर आप एक्यूट में है और आपको नॉइज सेंसिटिविटी आती है तो आपको ये कंसिडर करना है। क्यों आती है, क्योंकि आपके पास सेंसेस है,
5 सेंसेस है, तो आपका बॉडी का जो सबसे वीक सेंसेस रहेगा वो पहले हैम्पर होगा। वीक जैसे ईयर है, आई है, नोज है, ठीक है ना, स्किन है, तो वो बॉडी का पहले वीक होगा, देन आपको एक्यूट में वो सेंसिटिविटी को कंसिडर करना ही करना है, ठीक है ना। जैसे नक्सोमी का है, उसमें क्या हो रहा है कि आपको नॉइज इरिटेशन बहुत मिलेगा। क्यों नॉइज इरिटेशन मिलेगा? क्योंकि आपको वहाँ पे उसकी एक्यूट में, एक्यूट या फिजियोलॉजिकल डिसीज में उसकी हियरिंग सेंसिटिविटी, हियरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए कैपेसिटी बोलने से अच्छा टॉलरेंस कम हो जाता है, जिसके कारण आपको नॉइज सेंसिटिविटी मिलती है। वैसे ही फोटो सेंसिटिविटी भी आती है, आई सेंसिटिविटी, वैसे ही टच सेंसिटिविटी भी आती है। जैसे एक्यूट्स में ओफिडिया की क्लोथिंग के लिए सेंसिटिविटी बहुत शार्प हो जाती है, तो इसके वजह से भी आपको सेंसिटिविटी मिलेगी। तो सेंसिटिविटी, कोई भी सेंसिटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि आपका एक मतलब डिसीज की वजह से वो पार्ट आपका हाइपर सेंसिटिविटी फंक्शन कर रहा है, इस वजह से। तो आपको एक्यूट्स में कंसीडर करना ही करना है, या फिर सोरोसेफ्लिटिक डिसीज में भी वो चीज कंसीडर करनी ही करनी है। ओके। कोल्ड बऱ्याचमध्ये दिसायला त्रास होते, लाईट वगैरे पडल्यावर डोळे दुखणे, फोटो सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी अपने को कंसीडर करना है और लेना ही है। अगर हाइटेंट होंगी तो लेना है, हाइटेंट है तो लेना है, हाइटेंट नहीं है तो नहीं लेना है। हाइटेंट मतलब क्या कि वो छोटे से भी, देखो अगर फोटो सेंसिटिविटी है तो हर टाइप के लाइट को उसको तकलीफ होगी, नहीं तो किसी को सिर्फ जैसे ट्यूबलाइट से तकलीफ नहीं हो रही और बाकी लाइट से तकलीफ हो रही, तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है। फोटो सेंसिटिविटी है मतलब उसको हर टाइप के लाइट से तकलीफ होगी, फिर वो सनलाइट हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, टीवी का लाइट हो, मोबाइल लाइट हो। नहीं तो वो बोलेगा कि मेरे को ट्यूबलाइट की लाइट से तकलीफ हो रही और इधर मोबाइल लेके बैठ रहा है, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। उसको अगर फोटो सेंसिटिविटी है तो सब तरीके से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू। ओके देन फिर यहाँ पे अपन स्टॉप हो जाते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स रहा तो ग्रुप में पूछ सकता है या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं।